अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल हमसफ़र शीशे से बनी इस 12 मंजिला पुरशिकवा इमारत की लिफ्ट से निकलता ब्लैक ऑफिशियल सूट में मुलबूस टाई लगाए, आंखों पर सन ग्लासेस और हाथ में लैपटॉप उठाए वो बाहर निकला। इसे देखते ही सब लोग अटेंशन खड़े हो गए। इसकी पर्सनैलिटी, इसका रौब देखने के काबिल था। वो सर के इशारे से सबको जवाब देता सीधा मेन एंट्रेंस से बाहर निकला तो सामने ही इसका ड्राइवर दरवाज़ा खोले बड़े मोदबाना अंदाज में इसका इंतज़ार कर रहा था। आज वो एक बहुत बड़ी डील करके अपने मेहननमा घर पहुंचा था। वो शावल लेकर ट्राउज़र शर्ट पहने, माथे पे गीले बाल बखेरे वॉशरूम से निकलकर अपने कमरे में मौजूद सोफ़ा पर बैठा ही था कि इसका सेल फ़ोन बजने लगा। वो चंद लम्हे फ़ोन की स्क्रीन को देखता रहा जहां रुखसार आपी लिखा हुआ आ रहा था। हेलो, बिलाखिर इसने फ़ोन उठाया। कैसे हो शहरियार? महीनों गुजर जाते हैं, मैं फ़ोन करूं तो करूं, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? उन्होंने छूटते ही शिकवा किया। आपी, आप सब जानती तो हैं, कहिए आज मेरी याद कैसे आ गई है? न चाहते हुए भी इसका लहजा रूड था। कल तुम्हारा टाइम मैगजीन में इंटरव्यू पढ़ा, बहुत खुशी हुई। दुनिया के 10 बड़े आदमियों में शामिल हो गया मेरा भाई, वो भी इतनी कम उम्री में। मेरा तो खुशी से बुरा हाल था। कल से तुम्हें फ़ोन करना चाह रही थी, मगर वो फीके लहजे में बोली। मगर क्या आपी? मेरी ज़िंदगी में तो आप लोगों ने इस मगर के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, और अब जब मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ तो भी आप लोग मुझे नहीं छोड़ते। वो बेरुखी से बोला। शाहू मेरे भाई, माजरत चाहती हूँ अगर तुम्हारा दिल दुखा हो तो, मगर एक हफ्ते से बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और कल एमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वो कुछ कहते नहीं हैं, मगर इनके दिल में तुमसे मिलने की तमन्ना है। क्या तुम सब भूल कर इनसे मिलने पाकिस्तान नहीं आ सकते? रुखसार ने रिक्वेस्ट की। पाकिस्तान शायद आप भूल गई हैं मेरे पाकिस्तान आने की शर्त। अगर आप मेरे गले में पड़ा फंदा उतार कर फेंकने के लिए तैयार हैं तो मैं अभी के अभी पाकिस्तान आ जाता हूँ। वो तंजिया लहजे में बोला। शाहू, तुमने कभी सोचा है इस सब में सबसे बड़ा नुकसान इस मासूम का हो रहा है? इसका क्या कसूर है कि तुम इसे हर एक का निशाना बनाने को अकेला छोड़ गए हो? तुम्हारी बेरुखी, घर से लाताल्लुकी, इन सब चीज़ों का ताना इसे दिया जाता है। रुखसार संजीदगी से बोली। इसका कसूर ये है कि वो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई। वो गर्राया। ठीक है, तुम अपने रोने रोते रहो, अगर बाबा को कुछ हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी पछताते रहना। रुखसार ने नम आवाज़ में कहकर फ़ोन रख दिया। वो बहुत देर से चुपचाप शाह बीबी की पांती पर बैठी इनके पैर दबा रही थी। शाह बीबी, आप इतना परेशान मत हो, मैंने शाहू को कॉल कर दी है। देखिए, इस तरह तो आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगी। 30 साल बावकार सी रुखसार अपनी दादी को तसल्ली देते हुए बोली। रुखसार इतने नाजों से इसे पाला पोसा, 100 तरह के नखरे उठाए, और वह एक लम्हे में हमारे फैसले से बगावत करता ये हवेली ही छोड़ गया। 5 साल हो गए हैं, पलट कर नहीं देखा, लेकिन अब तो इसका बाप भी हॉस्पिटल जा पहुंचा है। तू कह दे इसे कि अगर अब नहीं आया तो फिर वो हमारे लिए मर गया। सुर्खो सफ़ेद बावकार सी शाह बीबी रौब से बोली। हाय अल्लाह शाह बीबी, कैसे आपने मुँह भरकर मेरे शाहू को ऐसा कह दिया? इसका क्या कसूर है बताइए? एक तो आप सब ने मेरे बच्चे के गले में इस मनहूस लड़की को डाल दिया जो अपने माँ बाप को तो खा ही चुकी है। अब तो भाई साहब भी इसके कारण हॉस्पिटल जा पहुंचे हैं। फरजाना खामोशी से आंसू पीती सवेरा को देखते हुए नफरत से बोली। सवेरा बेटी, तुम जाकर ज़रा बावर्ची खाना देख लो, अपने ताया के लिए परहेजी खाना अपनी निगरानी में बनवा लो। ज़हदा ताई ने खामोशी से आंसू पीती सवेरा को मुखातिब किया। जी ताई अम्मी। वो ताबादारी से सर खलाती उठ खड़ी हुई। फरजाना, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, सवेरा के सामने ऐसी बातें मत किया करो। मेरी बेटी होकर तुम इतनी कठोर कैसे हो? शाह बीबी ने तासुब से अपनी साहबजादी को देखा। शाह बीबी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन फरजाना आपा ने ठीक ही तो कहा है। पूरे 5 साल से मैंने इस लड़की की वजह से अपने बेटे को नहीं देखा। एक रात मैं सुकून से नहीं सो सकी। अब तो मेरा सब्र भी लबरेज होने को है। रहम कीजिए, मुझ पर इसे बुला लीजिए। आखिर वो भी तो आपका खून है, आपका पोता है। क्या वो आपको याद नहीं आता? क्या ज़हदा ताई की आवाज़ बढ़ा गई। कमरे के बाहर परहेजी खाने के बारे में पूछने के लिए आई सवेरा आंखों में नमी लिए बिना आहट किए पलट गई। लंदन में इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ठंडक और खनकी अपने अरूज पर थी। बड़ी रोशन कुशादा सड़क पर इस ठंड में मुंह अंधेरे वो ट्राउज़र और हाफ स्लीव टी शर्ट पहने जॉगिंग कर रहा था। माथे पर बाल बिखरे हुए थे। इस वक्त इस माहौल में वो अपने आप से लड़ रहा था। शाम रुखसाना आपी के फ़ोन के बाद से वो परेशान था। इसे भी बाबा, अम्मी, शाह बीबी सब याद आ रहे थे कि काश अब सब ने मेरी बात सुनी होती, मुझे सबके लिए मजबूर नहीं किया होता। वो बुड़बुड़ाया और पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। कुछ देर बाद सुबह का उजाला फैलने लगा। वो ट्रैक से उतरकर पास खड़ी मर्सिडीज में बैठा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। ठीक
8 बजे इसे अपने ऑफिस पहुंचना था। 7:30 बजे नकसक से तैयार होकर कोट पैंट में मलबूस टाई लगाए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। बड़े से स्टाइलिश से किचन में आकर इसने जहाजी साइज फ्रिज खोला और ऑरेंज जूस निकालकर ग्लास में उंडेला। जूस पीते ही वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। बाहर इसका ड्राइवर तैयार खड़ा था, बड़ी सी शीशे की तरह चमकती हुई पुरशिकवा इमारत के मेन एंट्रेंस पर काली सियाह लश्कारें मारती हुई मर्सिडीज आकर रुकी। बावर्दी ड्राइवर ने उतरकर मौदमाना अंदाज में पिछला दरवाज़ा खोला। अपने मकरूर और अक्खर अंदाज में आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो नीचे उतरा। सामने ही खड़ी इसकी सेक्रेटरी तेजी से इसकी जानिब आई, लपक कर इसके हाथ से ब्रीफकेस थामा। गुड मॉर्निंग बॉस, इसने विश किया। वो सर खलाता हुआ बड़े बड़े कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन से लेकर लिफ्ट और लिफ्ट से मेन ऑफिस तक सारा स्टाफ चौको चौबंद था। वो सबके सलाम पर सर हिलाता हुआ अपने कैबिन में चला गया। अभी वो आकर बैठा ही था कि जेनी नॉक करके अंदर दाखिल हुई। ब्लैक कॉफ़ी बॉस, योर ब्लैक कॉफ़ी बॉस, वो कहते हुए कॉफ़ी का मग इसके सामने रखते हुए बोली। अकाउंट सेक्शन इंचार्ज को भेजो और आज के अपॉइंटमेंट की डिटेल लिस्ट लेकर आओ। ओके बॉस। वो सर खलाती टिक टिक करती बाहर निकल गई। सारे कामों से निपट कर इसने टाइम देखा तो घड़ी शाम के 4 बजा रही थी। इसने अपना फ़ोन उठाया ही था कि बेल होने लगी। नंबर देखकर इसके मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कहाँ हो तुम? मुझे लंच पर बुलाकर खुद गायब हो गए हो। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शहरियार, तुम मिलो तो सही ना। तुम्हें नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी अरवा नहीं। वो गुस्से से बोली। अरवा हनी, सॉरी बेबी, मैं काम में बहुत बिजी था, भूल गया कि आज लंच डेट थी। खैर तुम ऐसा करो, तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो उठता हुआ बोला। मिस्टर शहरियार, यू आर वेरी प्राउड एंड सेल्फिश स्टोन हार्ट मैन। पता नहीं किस गधे ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं तुम जैसे पत्थर दिल से दिल लगाकर बैठी हूँ। वो तब कर बोली। मैं घर जा रहा हूँ, आना हो तो आ जाना। वो अक्खर लहजे में बोलकर फ़ौरन फ़ोन बंद करके उठ खड़ा हुआ। वो घर पहुँचा ही था कि सामने ही सीढ़ियों पर वो मुंह फैलाए अरवा को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अंदर चलिए, वो इसका हाथ थाम कर इसे खड़ा करते हुए बोला। अरवा भी कोई चूचरा किए बगैर इसके साथ घर के अंदर चल पड़ी। शहरियार लाउंज में आकर वो इसके करीब आई और बड़े प्यार से इसकी टाई की नॉट ढीली की। क्या हुआ है, कुछ परेशान लग रहे हो? शहरियार ने एक नज़र बगौर नाजुक सी गुलाब की रंगत रखने वाली उर्वा को देखा। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। वैसे भी जिसकी ज़िंदगी में तुम हो वो परेशान क्यों होगा? वो इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। अब ज़्यादा बनाओ नहीं, 4 साल से तुम्हें जानती हूँ, खड़ूस इंसान, इसलिए फटाफट शुरू हो जाओ। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? वो इसके सीने पर हाथ रखकर सोफ़ा पर धक्का देते हुए बोली। मेरे बाबा हॉस्पिटलाइज हैं और शायद मुझे पाकिस्तान जाना पड़े। वो संजीदगी से बोला। दुनिया भर से लोग इलाज के लिए लंदन आते हैं। आर यू जोकिंग? तुम अपने फादर को इधर ही बुलवा लो, इधर इलाज भी अच्छा होगा और तुम भी इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाने से बच जाओगे। अरवा ने मशवरा दिया। ओके, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक तुम रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ऑर्डर कर दो। वो इसके गाल थपथपाते हुए कोट बाजुओं में उठाए अपने बेडरूम की सिमत चला गया। इसके दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि क्यों ना बाबा को वो चार्टर प्लेन बेचकर लंदन बुलवा ले। लेकिन क्या बाबा जान आ जाएंगे? रात का वक्त था। पुफा जी, शाह बीबी और ज़हदा ताई शहर हॉस्पिटल गई हुई थी। मलगजे से कमीज शलवार में मलबूस सवेरा मेज़ पर गरम गरम रोटियां लाकर रख रही थी। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। लंबी घनी चोटी कमर पर झूल रही थी। रुखसार बड़े गौर से सवेरा को देख रही थी। जब फरजाना पुप्पो की आवाज़ पर चौंक गई। ये कैसी रोटी है? और देखो सालन में नमक भी नहीं है। शाह बीबी ना हो तो घर में खाना भी ढंग का नहीं मिलता है। लोटा की लोटा हो गई हो, ढंग से काम करना नहीं आता इस करम जली को। वो जहरीले लहजे में बोली। सॉरी पुप्पो जी, सवेरा धीमे लहजे में बोली। चल अब यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल गुम कर। बड़ी आई सॉरी पुप्पो, तेरी वजह से 5 साल से हम सब शाहू के लिए तड़प रहे हैं। बड़े भाई साहिब अपने बेटे के गम में हॉस्पिटल पहुँच गए और कहती है सॉरी पुप्पो। फरजाना पुप्पो ने इसे लताड़ा। वो खामोशी से पलटकर अपने कमरे की जानब चली गई। रुखसार ने बड़ी दुख से इसे जाते हुए देखा। ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। इस बड़ी सी हवेली में सब एक साथ रहते थे। रिश्ते नाते भी आपस में तय किए हुए थे ताकि ख़ानदानी ज़मीन जायदाद घर से बाहर ना जा पाए। शाह बीबी इस घर की सरबराह थी। इनके 2 बेटे सलीम, फ़रूक और एक बेटी फरजाना थी। फरजाना सबसे बड़ी थी जो अपने ताए आज़ाद से ब्याही हुई थी। इनके 2 बेटे थे, अकरम और रमीज़।
رمیز کی شادی انہوں نے رخسار سے کی۔ سلیم جن کی شادی ان کی بھتیجی زاہدہ سے ہوئی تھی اور ان کی 2 اولادیں ہوئی، بڑی بیٹی رخسار اور پھر اس سے 4 سال چھوٹا سب کا راج دلارا شہریار۔ سب سے چھوٹے فروخ تھے، نٹ کٹ شرارتی سے۔ انہوں نے خاندانی رسم و رواج سے بغاوت کر کے اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کی جو سویرا کی پیدائش پر چل بسی۔ اپنی رفیق حیات کے گزر جانے کے بعد وہ خود کو ان کی یادوں سے نکال نہیں پائے اور وہ بن ماں کی معصوم بچی اسے زاہدہ تائی نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک روز فروخ کو سینے میں درد سا محسوس ہوا۔ پتہ چلا کہ دل کے سارے وال بند ہیں، انہیں سرجری کروانی تھی جس میں ان کے بچنے کے چانسز کم تھے۔ وہ خوفزدہ تھے سویرا کو لے کر، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ تب شاہ بی بی اور سلیم صاحب نے 13 سالہ سویرا کا نکاح 20 سالہ شہریار سے کر دیا۔ شہریار ان دنوں ہائر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ اس نکاح کے لیے وہ بھی ایک 13 سال کی بچی سے ہرگز راضی نہیں تھا، مگر اسے مجبور کیا گیا اور نکاح کے کچھ دن بعد وہ چپ چاپ بنا بتائے حویلی چھوڑ گیا۔ فروخ کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال فرما گئے۔ رخسار اپنی پھپھو پلس ساس کے میز سے اٹھنے کے بعد ٹرے میں کھانا لیے سویرا کے کمرے میں آئی۔ سویرا چلو شاباش اٹھ کر کھانا کھا لو۔ انہوں نے اوندے منہ آنسو بہاتی سویرا کو آواز لگائی۔ رخسار بچو آپ نے زحمت کیوں کی؟ وہ شرمندہ سی اٹھ بیٹھی۔ بس اٹھو اور گرم گرم کھانا تناول کر کے مجھے خوش ہونے کا موقع فراہم کر دو۔ وہ پیار سے بولی۔ قسم سے بچو مجھے بھوک نہیں ہے۔ سویرا ان کے ہاتھ تھام کر گویا ہوئی۔ من تو ماننا سیکھ ہی چکی ہوں، اب بھوک بھی ماننا سیکھ لیا ہے کیا؟ من تو ماننا سیکھ ہی چکی ہو، اب بھوک بھی ماننا سیکھ لیا ہے کیا؟ رخسار نے سنجیدگی سے کہا۔ بجو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا ناراض مت ہو، ایک آپ ہی تو ہیں جو میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، پیار کرتی ہیں، تو پھر میرا حکم مانو اور جلدی سے کھانا ختم کرو۔ انہوں نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور خود پانی لینے چلی گئی۔ سویرا نے بھی ٹرے سیدھی کی ہی تھی کہ ٹرے میں سائڈ پر رکھا۔ رخسار بجو کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا۔ شہریار کالنگ۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ رخسار کچن میں آ کر فریج سے دودھ نکال رہی تھی۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ سویرا کھانا نہیں کھائے گی۔ اس نے بڑے اہتمام سے ایک گلاس بھر کر دودھ نکالا، ساتھ ہی پانی کی بوتل نکال کر ٹرے میں رکھی۔ یہ اتنی رات گئی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فرزانہ پھپھو کی آواز گونجی۔ رخسار کا ٹرے میں گلاس رکھتا ہوا ہاتھ لرز گیا۔ پھپھو وہ سویرا نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کے لیے دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ بکھلا کر بولی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، صبح سے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، اپنی بوڑھی پھپھو کی بھی خدمت کر لیا کرو، سارا وقت اس منحوس لڑکی سے لگی رہتی ہو۔ فرزانہ نے اس سے گوڑا۔ پھپھو آپ چلیے، میں بس ابھی 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر پلٹی۔ رخسار ابھی کا مطلب ابھی، یہ ٹرے وہیں رکھو، تم میری بہو ہو، اس منحوس کی نوکرانی نہیں ہو، چلو میرے ساتھ، فرزانہ سختی سے بولی۔ رخسار نے افسردگی سے اپنے ہاتھ میں تھامی ٹرے کو دیکھا اور پھر اسے واپس میز پر رکھتے ہوئے بجے قدموں سے باہر نکل گئی۔ سویرا پھٹی پھٹی نظروں سے بیڈ پر گرے فون کو دیکھ رہی تھی جس پر شہریار کالنگ لکھا نظر آ رہا تھا۔ فون ایک تواتر سے بج رہا تھا، نہ جانے رخسار بجو کدھر رہ گئی ہیں۔ کچھ دیر بعد کمرے میں سناٹا سا چھا گیا، فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ سویرا نے تیزی سے کھانے کی ٹرے اور فون کو اٹھا کر سائڈ میز پر رکھا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے سر تک لحاف تان کے لیٹ گئی۔ وہ اس وقت رخسار یا کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد شہریار کا نام دیکھ کر وہ لرز اٹھی تھی۔ یا اللہ، میرے پیارے اللہ، میری مشکل آسان کر دے، مجھے میرے بابا کے پاس بلا لے۔ یا اللہ، کیا دنیا میں یتیموں کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ یا اللہ، میرے ماں باپ چھین لیے تھے تو مجھے کیوں زندہ رکھا؟ وہ روتے روتے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گئی۔